तो आज जो है आप जानते हैं कि बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर को पढ़ लिए हम लोग, लेकिन ये क्लास 9th की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन क्लास? क्लास 9th। और अंत समय में हम लोग सोच रहे हैं कि बारी बारी से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या कर लिया जाए, रिवीजन कर लिया जाए। पहले रिवीजन देख लीजिए कैसा टिप्स रहेगा हम लोग का। सबसे पहले रिवीजन कर लिया जाएगा, रिवीजन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। फिर इसके बाद रिवीजन होगा वस्तुनिष्ठ का, लेकिन ये भारतीय भवन से हम लोग रिवीजन कराएंगे। देखिए ये 3 टाइप का जीव विज्ञान क्या है, भारतीय भवन का है, क्लास 9th के। ये किसी के पास ऐसा भी हो सकता है, ये भी, ये इसमें से कोई भी हो सकता है। तीनों किताब सेम ही है, अलग अलग साल में प्रकाशन होते रहता है, पब्लिकेशन निकालता है इसका। तो हम लोग लेकर चलेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ। ये जो है फ्रंट, तुरंत चैप्टर समाप्त होता है तुरंत दिया रहता है वस्तुनिष्ठ। इसके तहत इस किताब में अंतिम अध्याय जब हम लोग पढ़ के खत्म कर लेंगे, वहां भी अंत में वस्तुनिष्ठ दिया रहता है, वो भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। इसके बाद स्मरणीय पढ़ेंगे। ये हम लोग का पॉइंट बिंदु है भैया, याद कर लेना है, तभी ये जो है आप लोगों के दिमाग में, माइंड में रहेगा क्वेश्चन, नहीं तो उड़ जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1 से जीव विज्ञान। रिवीजन करा दिया जाए। तो देखिए आप लोग बोलिएगा जल्दी जल्दी, शोरगुल मत कीजिए, बोलिए जल्दी जल्दी, ऑप्शन के साथ, ऑप्शन भी रहेगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा। क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं ना, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखिए। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रक झिल्ली। क्या कहिएगा? कोशिका झिल्ली। क्योंकि जब जंतु कोशिका बनाते हैं, देखिए 2 टाइप के कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। आप लोग से सवाल है, बताइए जंतु को, इसीलिए पूछा है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो बाहरी घेरा को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? कोशिका झिल्ली। अब देखिए सवाल अगला, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, अगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेगा? प्रोकैरियोटिक। आप लोग को बताए थे, देखिए हम क्या बताए थे, यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। आपको हम सिखाए थे यू देखिए यू ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आप जानते हैं ना यू, तो यू का मतलब ऐसे सही। सब चीज उपस्थित है किसमें? यूकैरियोटिक में। कम उपस्थित है ना मात्रा के बराबर कौन है? प्रोकैरियोटिक। इसीलिए प्रश्न पूछा है कि वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो किसमें नहीं पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, प्रोकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है?
ऑप्शन डायरेक्ट देखिए आप लोग के बीच में रख रहे हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। बताइए, देखिए बॉडी राजधानी यानी बॉडी राजधानी पूछता है तो कहाँ कहिएगा, पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जीन बने होते हैं, ऑप्शन जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम से, क्रोमैटिन धागों से। चलिए क्या कहे हैं, चलिए डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म बता दीजिए। डीऑक्सी राइबो, इसी में बोलिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बोलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक, तो कोशिका की वृद्धि देखिए केंद्रक होता ही है, देखिए यहाँ पर केंद्रक है, यहाँ पर केंद्रक है, और केंद्रक ही होता है जो उसके वृद्धि में नियंत्रण, वृद्धि करने का काम कौन करता है, केंद्रक। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, केंद्रक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो चलिए आप लोग से सवाल है कि कोशिका भित्ति किसके अंतर्गत होती है, जंतु कोशिका के कि पादप कोशिका। बोलिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में। आप लोग जब पेड़ के बाहरी जो आवरण को देखते हैं वही क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होता है क्योंकि हमारे पास त्वचा होता है और पेड़ पौधे में क्या होता है, कोशिका भित्ति। तब प्रश्न पूछता है आप लोग से कि कोशिका भित्ति होती है कैसा, अर्ध पारगम्य कि पारगम्य, पारगम्य। क्या होता है, पारगम्य होता है, याद रखिएगा पारगम्य होता है, पारगम्य होता है। अब बोलिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, ऑप्शन गोल्जी उपकरण, लवक, घ्राणा, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। अच्छा चलिए समझिए, अंतःप्रद्रवी जालिका आप समझिए, अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में बतिया रहे हैं आप। तो कोशिका द्रव्य कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अनियमित नलिकाओं के जाल। देखिए ये सब कहाँ पाया जाता है, बताइए कोशिका द्रव्य में कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जब इसमें अनियमित आकार का नाम कहेगा, अनियमित आकार का, तब उस समय ऑप्शन क्या होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड आप बताइए प्लास्टिड का प्रकार का होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन बताइए, बोलिए वर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। क्लियर है बाबू, बोलिए इसको क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहेंगे, बोलिए किसको कहेंगे, क्रोमो, किसको कहेंगे, ल्यूको। बताइए क्रोमोप्लास्ट किसको कहेंगे और ल्यूकोप्लास्ट किसको कहेंगे, आप क्लियर कीजिए। ल्यूको, अच्छा वर्णी मैंने कलर देने काम करता है, बोलो वर्णी मैंने कलर देने काम करता है ना, इसको कह देंगे हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्या कहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। क्या कह लेंगे, क्रोमोप्लास्ट। चलिए इसको देख लीजिए क्रोमोप्लास्ट, इसको क्या कह लीजिएगा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए आंसर क्या हुआ था हम लोग का, प्लास्टिड। कह रहा है कि रंगीन प्लास्टिड कौन है, कौन कलर प्रदान करता है, क्या कहिएगा, वर्णी लवक या इसी को क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। अब बोलिए केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर केंद्रक है और केंद्रक में द्रव पाया जाएगा, द्रव पाया जाएगा, तो केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को तो नाम डायरेक्ट रख दीजिएगा केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, याद रखिए। अब समझिए इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, प्रश्न पूछता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, बोलिए ऑप्शन, ऑप्शन आप लोग के पास है
केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। क्या कहिएगा? कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका झिल्ली के पास आइएगा तो कोशिका झिल्ली आपको बताए थे। कोशिका झिल्ली क्या है चलिए बताइए। कोशिका झिल्ली बताए आप लोग को। एक केंद्रक झिल्ली अब जानते हैं, केंद्रक को घेर कर रखेगा तो केंद्रक झिल्ली, जब पूरे कोशिका को घेर कर रखेगा तो कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। चलिए अगला, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है या सुसाइड बैग भी कहा जाता है? ऑप्शन लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रादुई जालिका। लाइसोसोम। क्या कहेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम। इसको किस नामों से जाना जाता है? इसको आत्महत्या की थैली या इसी को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसी को पाचक थैली भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पाचक थैली भी कहा जाता है। एकदम क्लियर करा देंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा? तो हम बोले थे ना बाबू, देखो एक होता है जल, एक होता है गैस। चलिए बताइएगा। तो कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान, गैस का आवागमन किसके द्वारा? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। और जबकि जल का आवागमन परासरण द्वारा। क्या सिखाए थे? परासरण। जल का आवागमन होगा अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो भैया क्या कहोगे? परासरण विधि कहोगे। और गैस का आवागमन होगा क्या कहोगे? आपसे सवाल पूछेगा कि किशमिश का फूल जाना, बोलिए एमएलए कौन आंसर होगा? परासरण, क्योंकि किशमिश जल में फूलता है जी। हाँ, मोमबत्ती जलाने पर उसका सुगंध जो है कोने कोने तक फैलना है, किसके द्वारा? विसरण। ठीक है। अब बताइए आपसे सवाल है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में ढाला जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन है कोशिका फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, इनमें से कुछ नहीं रहे होगा। संकुचित हो जाएगी। संकुचित का मतलब बताइए? सिकुड़ जाना। संकुचन का क्या अर्थ है? सिकुड़ जाना। क्या हो जाना? सिकुड़ जाना। अब अच्छा तुम लोग बताओ, एक बात बताओ कि जब हम लोग किसी भी, अच्छा हम लोग चना फुलाते हैं, किशमिश फुलाते हैं, पानी कम डाल देंगे, अधिक मात्रा में किशमिश डाल देंगे, अधिक मात्रा में चना डाल देंगे तो क्या फूल पाएगा? नहीं। तो वही तो है, क्या? संकुचित हो जाती है। पौधों के, अगला क्वेश्चन, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण के बात करेगा, अवशोषण के बात करेगा तो क्या कहलाएगा? गैस का अवशोषण करेगा, क्या कहलाएगा? तो अंत का आंसर तुम्हारा क्या होगा? परासरण विधि। कौन विधि? परासरण विधि। अगले सवाल चलते हैं, अगले चैप्टर में। पार्ट 1 का नाम क्या था? पार्ट 1 का नाम क्या था? कोशिका, यानी जीवन की आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई। चलिए सुनिए, कैसे कि इस चैप्टर में क्या पढ़े थे? कोशिका। कोशिका क्या है? किसी भी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे? कोशिका कहते हैं ना। अब देखिए पार्ट 2 में हम लोग पहुंचते हैं। चलिए पार्ट 2 में उसका नाम क्या है बताइए? ऊतक ना। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। या एक जैसी संरचना मिलकर एक संरचना वाले, एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है ना। इसमें बहुत सारे कोशिका मिलकर एक जगह काम करते हैं, समान में रचना में होते हैं। चलिए देखा जाए। चलिए मिलाइए, पहला क्वेश्चन मिलाइए। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में है विभाजित की, तो ऑप्शन में है, लेकिन प्रश्न पूछता है कि पार्श्वस्थ विभाजित की शीर्षस्थ विभाजोत्तक या कि अंतर्वेशी की मृदु ऊतक। क्या कहिएगा? शीर्षस्थ। देखिए नामे से याद कीजिए, शीर्षस्थ।
शीर्ष अस्त विभाज्योतक का मतलब, यानी ये जो है बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा? बढ़ाने का। पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम कौन करता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या, कौन सा ऊतक है? सरल ऊतक है कि जटिल ऊतक है कि विभाजित ऊतक है? सरल। क्या कहिएगा? बोलिए। क्या क्वेश्चन था कि मृदु ऊतक जो था, मृदु ऊतक जो है कैसन है? सरल ऊतक है। कैसन है? सरल ऊतक। ऑप्शन। फिर क्वेश्चन, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। जीवित कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ? तो सुनो, नाम है जीवित। देखो, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन सुनो, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है मृदु ऊतक और दृढ़ ऊतक में, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में। चलो बताओ। देखो, तीन वो चीज है यहाँ पे, सीखो। तीनों चीज सीखो यहाँ पे पहले। देखो, पहले याद करो, मृदु ऊतक, एवं क्या कहोगे? दृढ़ ऊतक, एवं कौन ऊतक है? बता दो। मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक, एक होता है स्थूल कोण ऊतक। कौन? स्थूल कोण ऊतक। चलो बताओ। प्रश्न कहता है कि जीवित कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? ये इसमें, 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 किसमें, इसमें, किसमें? बता दो जल्दी जल्दी। मृदु, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक में। किसमें? देखिए, जब भी बात कर देवे कि जीवित कोशिका, कौन कोशिका? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका के लिए तुम लोग कहां कहां ढूंढोगे? एक ढूंढ लेना मृदु ऊतक, एक ढूंढ लेना स्थूल कोण ऊतक। और दृढ़ ऊतक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह जो है एक जटिल संरचना बन जाता है और इसमें कोशिकाएं क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जीवित नहीं रहती है। नाम है मृदु ऊतक, लेकिन यह मृदु जीवित रहता है। क्या रहता है? जीवित रहता है। चलो सुनो, विभाजन की क्षमता होती है इसमें। बताओ, विभाजन की क्षमता अस्थायी ऊतक में होता होगा कि विभाजित में होता होगा? नाम है विभाजन करने वाला ऊतक। विभाजित ऊतक का अर्थ क्या है? विभाजन करने वाला ऊतक। तो विभाजन करने का क्षमता विभाजित ऊतक में होगा, न कि अस्थायी ऊतक में। हाँ, ये बात भले सत्य है कि विभाजित ऊतक जो है धीरे 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 विभाजन होकर के धीरे धीरे क्या बन जाता है? अस्थायी ऊतक बन जाता है। विभाजित ऊतक जो है, ये ऊतक जो है धीरे धीरे क्या करके विभाजन हो क्या हो जाता है? अस्थायी ऊतक हो जाता है। अस्थायी ऊतक हो जाता है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? ऑप्शन। देखो, ऑप्शन तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या कहोगे? मोटा हो जाना, लिग्निन के कारण। तो मोटा हो जाने का काम कौन करता है? दृढ़ ऊतक करता है। लिग्निन किस में पाया जाता है बबुआ? लिग्निन के कारण मोटा हो जाना दृढ़ ऊतक में। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? किसी भी पेड़ पौधा में देखा होगा तुम लोग, सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत बच्चे क्लास में सब पढ़ाया जाता है कि गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा संपन्न होता है? क्यूटिन द्वारा, अस्टोमाटा, सम्मोहन ऊतक, जटिल ऊतक। तो अस्टोमाटा का हिंदी में अर्थ होता है रंध्र। पौधों में रंध्र के द्वारा ही ना होता है, हो रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है, याद रखो। इसी को कहा जाता है अस्टोमाटा। क्या कहोगे? अस्टोमाटा। इंग्लिश शब्द है। क्या है? इंग्लिश शब्द है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है किसमें? तो कॉर्क कोशिका में। क्या कहोगे? कॉर्क कोशिका में। कॉर्क कोशिकाओं में, कोशिकाओं में। कौन? सुबेरिन। क्या कहोगे? सुबेरिन। अगला क्वेश्चन, जटिल ऊतक बना होता है मृदु ऊतक का, स्थूल कोण ऊतक का, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का,
सामान्य कार्य करने वाले एक ही प्रकार की कोशिकाओं का, बोलो तब भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे देना। किसके द्वारा, और अगले क्वेश्चन, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो देखो, ज से जल और ज से जाइलम। जल पहुंचाने, जल तक खनिज लवण पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और भोजन यानी खाद्य पदार्थों को का समूहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा ना। तो हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है कौन? चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका जाइलम नहीं होता है, फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम होता है। और सह कोशिकाएं पाई जाती है। सह कोशिकाएं किसमें साथ साथ में कोशिकाएं पाई जाती है? तो बोलिए, फ्लोएम है कि जाइलम है? फ्लोएम में। सह कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में ना। केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक अनुपस्थिति रहता है। मराएंगे तुम लोग। दो चार गो बानरो है काजी इसमें। सनकहिया कितना बढ़िया से क्लास चल रहा था, ये सब वीडियो एडिट करवाएगी हैं? डाल देंगे। बीच में हाला करता है जो तुम। मेहनत, यहाँ पैर हमारा दुखा जाता है, यहाँ दर्द करने लगता है पैर, और तुम लोग बस है एक दीवार में उलर के, दीवार में उलर के अपना क्या करते रहते हो? आए राम गए राम, ऐसे नहीं करना है। हाँ, चलिए समझिए। केंद्रक अनुपस्थिति रहता है, अनुपस्थित कहाँ रहता है? चलो बताओ। व्यस्क। अच्छा, व्यस्क चालनी नलिका का अर्थ क्या है? तुम लोग बता सकते हो? यानी जो 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 उतक धीरे धीरे समय के साथ जिसमें वृद्धि हो जाता है, पोड़ हो जाता है, उसी को कहा जाता है व्यस्क चालनी नलिका। इसी में क्या हो जाता है? केंद्रक खत्म हो जाता है। पौधों में फ्लोएम का यह कार्य करता है। बोलिए, आप ही लोग बता दीजिए। जल का जल पहुंचाने काम करेगा कि आहार पहुंचाने काम करेगा? आहार। इसी को कहा जाता है खाद्य पदार्थ। इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य पदार्थ। हाँ, याद रखना, खनिज पदार्थ पूछे तो जल होगा। खनिज पदार्थ और जल ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम। जबकि खाद्य पदार्थ या आहार पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। याद रखा। फ्लोएम को किस नामों से जाना जाता है? फिलम के नामों से जाना जाता है, या बास्ट के नामों से जाना जाता है, या अब सुनो, जाइलम को दारू भी कहा जाता है। जाइलम क्या कहा जाता है? जाइलम। चलो इधर इधर देख लो, एक बार देख लो। जाइलम को दारू के नाम से, और फ्लोएम को फिल्म 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 के नाम से, या बास्ट के नाम से ना। इतना याद रखना। ये जो है जल पहुंचाने का, प्लस में खनिज पहुंचाने का काम करता है, जबकि ये जो है खाद्य पदार्थ या आहार पहुंचाने का काम करता है। आहार। क्लियर है बाबू? अब थोड़ा सा है, पढ़ लो जल्दी जल्दी। बताइए। सल्की या सल्काब एपिथेलियमी का प्रमुख कार्य है क्या? उत्सर्जन करना, जनन करना, सुरक्षा करना। इनमें से कोई नहीं। सुरक्षा करना। अच्छा, तुम लोग देखा होगा कभी कभी कि मछली जब हम लोग छूते हैं उसको, वो छलकती है, ज्यादा फिसलती है ना, तो सल्क उस पर आता है। वो हमारे ऊपर त्वचा है ना, उसके ऊपर सल्क रहता है। उसी प्रकार पेड़ में भी सल्क रहता है ना। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियमी पाए जाते हैं। कामा या कृत में, त्वचा की सतह पे, पलिहा में, ट्रेकिया में। क्या कहोगे? ट्रेकिया में कह लेना। क्या में? ट्रेकिया में कह लेना। और ट्रेकिया का स्थान कहाँ होता है? देखो, जब भी कोई भी ऊतक पढ़ रहे, अच्छा ऊतक तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पादप ऊतक भी है, जंतु ऊतक, ये दोनों लेकर चलेंगे। और जंतु में तुम जानते हो ना, ट्रेकिया भी होता है। क्या होता है? ट्रेकिया भी होता है। अस्थि क्या है? अस्थि कहाँ होता है? बता दें कहाँ होता है? देखो, ये जो होता है, ये ट्रेकिया या श्वास नली, इसको कहा जाता है। या छोटे छोटे कीटों में देखोगे तो उसका मुंह सांस नहीं लेता है, श्वसन। उसके जो रेघारी होता है, मान लो एक कीट का जगह है, ये सब क्या है? उसका श्वसन रंध्र है, ट्रेकिया है। ऐसे याद किया जाता है ना। अस्थि क्या है? बोन क्या है? बोन। तो बोन के बारे में पूछ रहा है। अस्थि क्या है?
एपिथेलियमी ऊतक है? नहीं नहीं नहीं। पेशी ऊतक है? तंत्रिका ऊतक है? नहीं। क्या है? संयोजी ऊतक। अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक। तो देखिए यहां से सुनिए, याद कीजिए, अस्थि कह देवे, अस्थि या रक्त, अस्थि या रक्त कह देवे तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। दो हड्डी क्या है? जोड़ने का काम किया ना जी। यहाँ से सीधा लंबा रहता तो हमारा कहीं काम नहीं होता, सीधा ऐसे आता, सीधा ऐसे आता। अब इधर ऐसे ऐसे कर लेते, नहीं करते। तो यहाँ कनेक्टिंग करने का काम कौन कर रहा है? हड्डी कर रहा है। अब और खून जो है, रक्त जो है, ये भी कनेक्टिंग करने का काम करता है, इसलिए इसी को संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त के मामला में तुम कह सकते हो कि तरल संयोजी ऊतक। आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। बंद कर।